प्यारे बच्चों नमस्कार। यूपी बोर्ड के मैथमेटिक्स के इस फाइनल फास्ट रिवीजन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में मैं आपको हर एक चैप्टर में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको अभी जो है आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो अब आगे देखिएगा कि सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपका जैसे टोटल 70 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से चैप्टर 1 जो है वो 5 मार्क्स का है, चैप्टर 2, 3 और 4 ये कुल मिलाकर के 18 अंक के हैं, और निर्देशांक ज्यामिति यानी 7वां चैप्टर जो है वो आपका अकेला 5 नंबर का है। इसके अलावा 6ठा, 10वां और 11वां चैप्टर यानी त्रिभुजें, वृत्त और रचनाएं, ये सभी मिला करके आपके 12 अंकों के पेपर होंगे। पेपर में 12 अंक के आएंगे। इसी तरह से त्रिकोणमिति वाले दोनों चैप्टर कुल मिलाकर के 12 अंकों के होंगे। और अगर हम चैप्टर नंबर 12 और 13 की अगर हम बात करें तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और ये 13वां चैप्टर जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, ये दोनों मिलकर के आपके 8 अंकों के होंगे। और सांख्यिकी और प्रायिकता यानी 14वां और 15वां लास्ट 2 चैप्टर जो है ये अकेले दोनों 10 अंक के होंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स को थोड़ा सी अपनी राय देता हूँ जो कि थोड़ा सा घबराहट में हैं, और तो मैं ये कहता हूँ कि उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये जो आपके लास्ट वाले दोनों चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग है, 10 अंक तो आपके यहाँ से बन जाएंगे। इसके अलावा जो त्रिकोणमिति का अगर 9th चैप्टर आपने पहले कर रखा है तो इसमें से भी एक बड़ा क्वेश्चन निकलता है। और इसके अलावा 7th चैप्टर, 5th चैप्टर और पहले 2 चैप्टर काफ़ी आसान हैं, इनको बहुत अच्छे से कर लिए। इसके अलावा 11वां चैप्टर जो रचनाएं हैं वो एक किस्म से मैथमेटिक्स का नहीं, ड्राइंग का ही चैप्टर मानना बड़ा ही आसान है। तो अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने आपको पीडीएफ अभी कम्युनिटी टैब में शेयर की थी उसको मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। आप भी अपना कॉपी पेन लेकर के बैठें और साथ ही साथ रिटन वर्क करें। ओके, तो अपूर्व श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कल यूपी बोर्ड का पेपर है। मैंने आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए ये सब कुछ किया है, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जल्दी से जल्दी जो है ये क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा दूं। तो अब देखिएगा कि सबसे पहले हम पहला चैप्टर ही उठाते हैं। तो पहले चैप्टर में देखिएगा कि यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन जो है, एक एक अंक वाले क्वेश्चन भी यहाँ से निकलेंगे। तो अब ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं होते। यहाँ देखिएगा कि यदि संख्याओं 306 और 657 का HCF 9 है तो एलसीएम क्या होगा। अब देखिए यहाँ 2 संख्याएं हैं, एक HCF है और एक एलसीएम, 4 चीज़ें हैं। तो ये होता है कि संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF गुणा एलसीएम के बराबर होता है। ओके, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि HCF गुणा एलसीएम जो है वो किसके बराबर होता है, संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, तो HCF आपको कितना दे रखा है 9, और एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है संख्याओं का गुणनफल, यानी संख्याएं दे रखी है आपको 306 गुणा 657। ओके, तो एलसीएम जो है यहाँ से कितना आ जाएगा 306 गुणा 657, और ये 9 इधर गुणा में यहाँ पर आकर के भाग हो जाएंगे। तो 9 से अगर हम ये कट करेंगे तो 9 30 27 और 9 चौके 36, 34 की जब मैं 657 से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 22338। ओके, तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से जो है नेक्स्ट है आपका सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिएगा कि आपको HCF दे दिया और एलसीएम दे दिया, HCF और एलसीएम दे दिया, एक संख्या दे दी, दूसरी संख्या ज्ञात करनी। दूसरी संख्या नहीं दे रखी तो कुछ भी मान लो, आप x मान लिया, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ये हो गया HCF गुणा एलसीएम, सेम टू सेम वही पहले क्वेश्चन वाला फार्मूला हो गया। ओके, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 13 गुणा 182, 26 इधर
गुणा में है, इधर जाकर के भाग में हो जाएगा। ओके, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 निम्न 18, 91। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपने बेटा ये ध्यान रखना है, इसका ये वाला फार्मूला HCF इंटू एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल। ओके, नेक्स्ट जो है आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी बुक में नहीं है, फिर भी देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखिए कौन सी संख्याओं का युग्म जो सहअभाज्य माना जाता है। अब देखिए कि जो एक के अलावा किसी की टेबल में दोनों नहीं आते वो सहअभाज्य हैं। जैसे मान लीजिए हम इनकी बात करें, एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। ये दोनों 7 की टेबल में आते हैं, 7 दूनी 14, 7 पाँच 35। ओके, तो एक के अलावा किसकी टेबल में आ गए, 7 की टेबल में आ गए, तो इसका मतलब सहअभाज्य नहीं है। अब अगर ये देखें तो ये 31 की टेबल में आ गए, 31 से कम 31, 31 थी 93, और ये भी 2 की टेबल पे कट जाते हैं, 16 दूनी 32, 2 3 से 31 दूनी 62, तो ये भी 2 की टेबल में आ गए, ये 31 की टेबल में आ गया। लेकिन ये आपस में कटेंगे नहीं, किसी की टेबल में, सिर्फ एक की टेबल पे कटते हैं। और जो संख्या सिर्फ एक की टेबल पे कटती हो, एक के पहाड़े से कटती हो, तो वो संख्याओं का जोड़ा जो है क्या कहलाता है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। ओके, तो मेरे हिसाब से आप सभी समझ गए होंगे। और मेरी आवाज़ अगर आप तक सही आ रही हो तो प्लीज़ यस करके एक बार कमेंट करें। नेक्स्ट देखिएगा कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF ज्ञात करें। अब देखिए HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि 1032 भाग विधि से हम HCF ज्ञात करेंगे। 1032 और इसके अलावा दूसरा है 272। छोटी संख्या बाहर लिखते हैं और बड़ी संख्या अंदर लिखते हैं। जैसे इसको भाग देंगे, पहले 3 पे जाएगा 816, घटाएंगे तो बचेगा 216। और अब देखिए अगर यहाँ शेष बच जाता है तो ये ऊपर वाले संख्या आपको पता है यहाँ उतर जाती है। ओके, तो इसी तरह से 216 एकम 216 और यहाँ बचेगा आपका 56, और क्योंकि शेष बच गया इसलिए 216 यहाँ पर आ जाएगा, 3 पे जाएगा 168 और फिर 48 बचेगा, और ये 56 यहाँ उतर जाएगा, 48 एकम 48 और 16 में से 8 बचेगा, और यहाँ 48, 8 छिके 48, शेष 0। तो अब देखिए HCF इस साइड वाला होता है, याद रखना, ठीक है। अगर शेष 0 जहाँ बच गया वही सवाल आपका फिनिश हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, उसके अलावा देखिए बीच वाला जो है 1032 बराबर 272 गुणा 3 प्लस शेष 216, और यहाँ पर लिखना शेष बराबर नहीं है 0 के। ओके, उसके बाद यहाँ दूसरा उठा लें, 272 बराबर 216 गुणा 1 प्लस शेष 56, यहाँ भी शेष 0 नहीं है। उसके बाद आपने लेना है 216, यहाँ से बस देख देख के चेपना है यहाँ पर, ठीक है, गुणा में 3 प्लस 48, R 0 नहीं है। उसके बाद आ गया 56, 56 बराबर 48 गुणा 1 प्लस 8, R 0 नहीं है। उसके बाद 48 बराबर 8 गुणा 6 प्लस 0, अब R 0 आ गया। अब क्योंकि R बराबर 0 है इसलिए दोनों का HCF ऑफ किस किस का, 1032 और 272, इनका HCF कितना होगा, 8 होगा। ओके, ये ध्यान रखना कि इस साइड वाला ही HCF लेना आपने। तो इस टाइप से अगर आप करोगे तो ये एग्जैक्ट इसका सॉल्यूशन है। ओके, तो अब सभी स्टूडेंट्स के आपके कमेंट्स आ रहे हैं, तो आज थोड़ी सी समय की पाबंदी है क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है,
इसलिए मैं आप सभी का वो नहीं दे पाऊँगा फ़िलहाल, लेकिन मैं लाइव स्ट्रीमिंग के तुरंत बाद ज़रूर पढ़ूँगा आपके। ठीक है, तो अब देखिएगा कि नेक्स्ट जो है 5वां क्वेश्चन, ये 2 अंक का है कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2 m के रूप का होता है। अब देखिए कि मान लेते हैं कि ए कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ओके, तो अगर आप ए को बी से भाग दें तो कोई भागफल क्यू आएगा और कोई शेष आर बचेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ओके, जहाँ पर यदि मैं बी को 2 मान लेते हैं, यदि बी बराबर 2 लेंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा 2 क्यू प्लस आर। और जैसे आर की वैल्यू क्या होती है 0 से बड़ी होती है लेकिन बी से छोटी, 0 के बराबर या 0 से बड़ी लेकिन बी से छोटी होती है। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि आर की वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकती है, या बी कितना लिया 2, 2 से छोटी यानी 1 हो सकती है। ठीक, इसलिए ए के संभव मान क्या हो जाएंगे 2q या ए बराबर 2q प्लस 1। अब हम ये कहते हैं कि 2q तो क्या है सम संख्या है। ठीक, अब एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम हो सकता है। ये तो सम है तो ये क्या बच गया विषम बच गया। ठीक है, तो आपने एक लैंग्वेज लिखनी है कि एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम हो सकता है, लेकिन 2q क्या है सम है, इसलिए 2q प्लस 1 क्या होगा विषम संख्या होगी। ये चीज़ जो मैंने बोली आपने लिख देनी है, और ये आपके मैथमेटिक्स में एग्जाम्पल भी है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल है। अब आगे देखिएगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी मैं आपको करवाने जा रहा हूँ कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम ऐसा करते हैं कि वर्गमूल 2 को जो है प्रमेय की बजाय अपरिमेय सिद्ध करने, तो इसको उल्टा कहते हैं कि माना यदि संभव हो तो वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। ओके, तो वर्गमूल 2 जो है अगर प्रमेय संख्या है तो उसको मैं ए बाई बी के रूप में लिख सकता हूँ, जहाँ ए और बी दोनों सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य का मतलब ये दोनों एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगी आपस में। ठीक है, यानी दोनों सिर्फ एक के टेबल में ही आ सकती है और किसी की टेबल में दोनों एक साथ नहीं आ सकती। ओके, तो अब देखिएगा कि अब जो स्टूडेंट्स डिफरेंट चैप्टर्स की डिमांड कर रहे हैं, आज जितनी देर मेरे से बैठा जाएगा मैं कोशिश करूंगा कि पूरा चैप्टर पूरा मैथ आपको रिवाइज करवा दूं। ओके, तो अब देखिएगा कि आगे देखिए कि अगर इसका दोनों तरफ मैं स्क्वायर करूं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 2 बराबर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो इसको आप समीकरण 1 मान लें। ओके, अब देखिए कि ए स्क्वायर बराबर 2 गुना समथिंग है, इसका मतलब ए स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, ए स्क्वायर 2 से विभाजित होता है। जब ए स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। ठीक, इसको कथन 2 कह दीजिए। अब इसका मतलब ए बराबर 2 गुना समथिंग मान लो, 2k मान लो। ठीक, अब देखिए कि ए बराबर 2k जो है अगर मैं 1 में रखूं, 1 व 3 से, 1 व 3 से क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर बराबर 2k का होल स्क्वायर, 2b स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, 4k स्क्वायर,
और बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2 के स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर बराबर 2 गुना समथिंग है, इसका मतलब बी स्क्वायर 2 से विभाजित होता है। जब बी स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो इसका मतलब बी भी 2 से विभाजित होता है। ओके, अब देखो यहाँ पर दूसरा और चौथा कथन को ध्यान से देखो आप। यहाँ मैंने कहा दो ए 2 से विभाजित होता है, या मैंने कहा बी भी 2 से विभाजित होता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहे थे कि ए और बी सहभाज्य है, तो इसका मतलब सहभाज्य तो नहीं, 2 के टेबल में आ रही है, तो हम ये कहेंगे ए और बी सहभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, इसका मतलब हमारी कल्पना गलत थी। ठीक, और वर्गमूल 2 जो है एक प्रमेय संख्या नहीं हो सकती, और जब ये प्रमेय संख्या नहीं है तो ये कैसी संख्या है, अप्रमेय संख्या है। ओके, तो अब आगे देखिएगा कि ये प्रश्नावली 1.4 का एक क्वेश्चन है आपके लिए कि यहाँ पर आपको ये बताना है कि नीचे कुछ एक परिमेय संख्याएं दे रखी है और उनका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा, ये चीज़ आपने बतानी है। ओके, शांत होगा या अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा, ये चीज़ आप लोगों ने बतानी है। तो इसके लिए एक मोटी सी निशानी बताता हूँ, आराम से याद हो जाएगी। कि पहले तो इनको कट कर लीजिए आपस में अगर होते हो तो। ठीक, ज़रूरी है ये स्टेप है कि पहले आपस में अगर कट हो सकते हैं तो इनको कट करें, अगर कट नहीं हो सकते तो क्या करेंगे, कट नहीं होते उसके बाद क्या करेंगे, हर के जो है आप गुणनखंड बना लो। अगर गुणनखंडों में सारी संख्या या तो 2 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो है शांत है। और 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गई ना, जैसे 3 है 7 है, इस टाइप से कुछ और आ गई तो यानी अभाज्य गुणनखंड ही बनाने आपने। तो 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या नीचे वाले सिर्फ हर की गुणनखंड में आ गई तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवृत्ति। और सिर्फ 2, सिर्फ 5 या 2 और 5 दोनों ये आती है तो शांत है, इनके अलावा कोई और आती है तो अशांत आवृत्ति। ओके, अब एग्जाम्पल से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। पहला देखिए कि 29/343। ओके, कि 29/343 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड बनाएं तो ये 7 पे कटता है। ओके, तो 7 गुना 7 गुना 7, तो हर में देखिए कि 2 और 5 तो है ही नहीं, 2 और 5 नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति। ओके, अब सेकंड पार्ट में देखिए कि 23 और ये आपस में नहीं कटते, कोई भी 2 पे भी नहीं कटता, 5 पे भी नहीं कटता। और हर में देखिए कि संख्याएं कौन कौन सी, या तो 2 है या फिर 5 है। ठीक, 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 है, 5 की पावर 2 का मतलब 5 गुना 5। इसका मतलब हर के अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 या उसमें संख्या 5 है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। इसको देखो बिल्कुल एग्जैक्टली अगर लिखना हो ना तो हम ये लिखेंगे, क्योंकि दी गई संख्या का हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है। ठीक, जहाँ n और m क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, लिख नहीं रहा हूँ। क्योंकि दी गई प्रमेय संख्या का के हर का दशमलव प्रसार 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ओके, अगले में देखिए 2 और 5 के अलावा 7 आ गया, 7 से ऊपर वाला कट भी नहीं होता, तो हम ये कहेंगे कि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। ओके, और इसमें देखिएगा कि 17/8, 17/8 में कि 17/2 की पावर 3 और 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये कहेंगे
कि क्योंकि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार इस रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार शांत, इसका अशांत आवृत्ति, इसका भी शांत और इसका भी अशांत आवृत्ति। अब देखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन इस तरह का मिल जाता है कि 35/14, ठीक। तो इसमें बच्चे गलती क्या कर सकते हैं कि 35/14 को लिख दिया, मान लिया उन्होंने 2 × 7 और सिर्फ हर देख लिया, तो उन्होंने देखा कि 2 के अलावा 7 आ गया, तो इसको अशांत आवृत्ति लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि पहले कट करना जरूरी है। 7 × 5 = 35, 5/2। अब देखो नीचे 7 बचा ही नहीं, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ओके। अब आगे देखिएगा कि ये तो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा जो आपने पहले पढ़ रखा उसको आप अपने हिसाब से रिवाइज कर लें। तो और इसके अलावा यूपी बोर्ड के अलावा भी अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हैं जैसे हरियाणा, गुजरात वगैरह से, तो वो भी, उनके लिए भी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। अपना कॉपी पेन लीजिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहें। ओके। अब आगे देखिएगा कि सेकंड चैप्टर में जो है कि आपको एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है x² + 7x + 10। कहता है इसके शून्यक कौन कौन से होंगे। शून्यक का तो आपको पता ही है, पहले गुणनखंड बनाते हैं। x² + 7 के ऐसे टुकड़े बनाएंगे कि जिनकी गुणा करें तो 10 × 10 आए और जोड़ करें तो +7 आए। तो 5x + 2x, 5 दूनी 10 और 5 + 2 7। ओके। अब देखिए कि इन दोनों में से x कॉमन लिया, x + 5, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, x + 5, फिर x + 5 फिर कॉमन ले लेंगे और फिर x + 2। अब हम लिखेंगे कि शून्य ज्ञात करने के लिए, इसको px मान लो पहले। शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होगा कि px को हम क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो x + 5 और x + 2 ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। इसका मतलब x + 5 = 0 या x + 2 = 0। तो x = -5 या x = -2, ये इसके दो शून्य का आ जाएंगे। ठीक। तो -2 और -5। अब देखिए इसी क्वेश्चन को जो है ये फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन भी बना सकता है। कैसे कि x² + 7x + 10 = 0 करके, और ये कहेगा कि ये द्विघात समीकरण बन जाता है। अब तो द्विघात बहुपद है, अगर बराबर में कुछ नहीं है तो बहुपद हो गया, बराबर में अगले ने कुछ रख दिया तो जैसे 0 रख दी तो ये द्विघात समीकरण हो गया। तो जैसे बहुपद के तो होते हैं शून्यक और द्विघात समीकरण के होते हैं मूल। ठीक, दोनों चीज एक सी, प्रोसेस एक सही है करने का। ठीक। तो अगर मूल पूछे तो भी ऐसे निकलेगा, बस ये लाइन नहीं लिखनी, उसमें बराबर 0 चलती रहेगी। ठीक है। और शून्य पूछे तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। तो आगे देखिएगा कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दें। 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग देना है। तो अब देखो कि इसको 2x² के बराबर बनाने के लिए पहले तो मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, और यहाँ अकेला x है, x² तो एक x और चाहिए मेरे को। ठीक है। 2x से अब इन दोनों को गुणा कर दो। 2x के x के साथ गुणा करेंगे पहले तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, 2x² ही आ जाएगा। फिर 2x के 2 के साथ गुणा, 2 दूनी 4x, घटा दो। ठीक है। 3x में से 4x घटेंगे, -x + 1। ठीक। अब ये सारा x तो बराबर ही, लेकिन एक माइनस की कमी है, तो -1 से गुणा कर देंगे तो -x -2 कट 3। ठीक। तो भागफल तो ये हो गया और शेष कितना है, 3। ये शेष हो गया।
अब देखिए यूपी बोर्ड में जो भी आगे मैंने यहाँ लिखे हुए हैं ना, ये इस टाइप से 1 2 ये आपके यूपी बोर्ड के अंक हैं। ठीक है, ये कितने कितने अंक का आ सकता है। अब इसके अलावा देखिएगा कि एक यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है कि 3x² - x³ - 3x + 5 को x - 1 - x² से भाग दीजिए। ओके, तो जैसे इससे भाग देना हमने, लेकिन ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा पहले आपको ढंग से लिखना पड़ेगा। कैसे कि पहले वाले को तो मैंने पकड़ के सीधा ही भाग दे दिया जैसे था ऐसा वैसे। ठीक, अब दोनों क्वेश्चनों में देखो अंतर क्या है। यहाँ पर जो पहले और दूसरे का अंतर समझना है आपको, नहीं तो गलती कर जाओगे। कि जैसे यहाँ पर तो बड़ी बड़ी पावर है, उसके बाद छोटी, फिर सबसे छोटी, यानी पावर जो घटते क्रम में है, घात घटते क्रम में है। और यहाँ पर भी घात घटते क्रम, पहले 1 घात फिर 0 घात। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि घात पहले 2 फिर 3 फिर 1, न घटते क्रम में न बढ़ते क्रम में, तो इनको घटते क्रम में लगानी होती है। इसी तरह से इसको भी लगाएंगे। तो इसको मैं पहले ये लिखूँ, पहले सबसे बड़ी घात वाला पद उसके निशान के समेत, माइनस का निशान है तो माइनस लगाएंगे, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और ये भाग करते टाइम लगाएंगे -x² + x - 1। ठीक, तो अब देखिएगा कि आगे अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आ रहा तो लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मुझे पता लग जाए कितने बच्चों को ये पसंद आ रहा है। ठीक है, वैसे तो बहुत ज़्यादा लाइक आए पड़े हैं। तो अब देखिएगा कि आगे यहाँ पर इसको भाग देने का प्रोसीजर तो वही है। ठीक है, जो हम पहले अपनाते हैं कि ये माइनस है ही, माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, और आगे गुणांक भी कोई नहीं है, x⁻² x⁻3, तो यहाँ सिर्फ x से गुणा करने की ज़रूरत है, -x³ + x² - x। ओके, तो घटाएंगे तो निशान चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, और 3 में से 1 गए, 2x² -3 + x माइनस के 2x + 5। ठीक, अब देखो ये माइनस का ये प्लस का है, तो एक माइनस अप्लाई करना पड़ेगा ताकि माइनस का हो जाए। यहाँ पर गुणांक भी हमारे पास है 2 चाहिए। ठीक, तो ये आ जाएगा माइनस गुणा माइनस प्लस 2x² -2 की x के साथ -2x -2 की -1 के साथ +2, और फिर हम कर देंगे इसकी घटा। ओके, कट कट 5 में से 2 गए 3। ठीक, देखो देखने में कितना मुश्किल लगता था, है तो 2 लाइन का ही सवाल तो ना, तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। लेकिन जो भी काम करो ना उसको लिख के ज़रूर कर लो, सिर्फ पढ़ना नहीं है कि कहीं आप सिर्फ वीडियो देखते रहे और फिर कहेंगे सर निकला नहीं मेरे से। इसको साथ के साथ करते रहो सवाल को, जैसे मेरा पेन चल रहा है उसके साथ साथ, या फिर वीडियो ख़त्म होने के बाद इसकी प्रैक्टिस कर लेना। PDF मैंने जो है कम्युनिटी टैब के अंदर जो आज मैसेज डाला ना आपको, उसमें एक लिंक दे रखा है। ठीक है, वहाँ पर है, और उसके बाद अगर उसका तो सॉल्यूशन भी मैं डालने की कोशिश करूँगा उसमें। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा कि एक क्वेश्चन ये 1 अंक में पूछ लिया जाता है कई बार। ये क्या कहता है कि 1 2 घात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः 1/4 व -1 हो। शून्यकों का योग दे रखा है 1/4 और गुणनफल दे रखा है -1। एस फॉर सम, P फॉर प्रोडक्ट, सम मीन्स जोड़, प्रोडक्ट मीन्स गुणा। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि इसमें जैसे जिनका शून्यकों का योग ये हो और गुणनफल ये हो, तो ऐसे तो अनगिनत बहुपद बन सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि वांछित बहुपदों में से एक बहुपद।
क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक, तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स यानी माइनस एक बटे चार एक्स प्लस पी, पी की जगह माइनस एक है तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक बटे चार एक्स माइनस एक, ये जो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, लेकिन इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें देखिए एक चीज़ और रहेगी भाई, थोड़ा सा जल्दी में, ये छोड़ना मत। ये कहता है कि विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करनी है। अब विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि जैसे ये तो भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। ठीक, तो और ये बीच वाला क्या है, इसको कहते हैं भाज्य। ठीक, तो ये गुणा ये प्लस ये बराबर ये, कि विभाजन एल्गोरिथम कहती है कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेष बराबर किसके आना चाहिए, भाज्य के बराबर आना चाहिए। तो इन दोनों की गुणा करके और ये तीन इसमें जोड़ देना, यही आएगा पक्का। जैसे आप अपने पेज नंबर, बुक के पेज नंबर 38 पर देखना कि आपको इस तरह से ये सोल्व किया हुआ मिलेगा कि ये तो भाजक था और ये भागफल आया था। आपको पता है इन दोनों में गुणा करके और उसमें तीन जोड़ोगे तो ये भाज्य आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से विभाजन एल्गोरिथम जो है क्या हो जाएगी, सत्यापित हो जाएगी। क्लियर है? आगे देखिए, अब हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर में जो है क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ और डिस्कस कर लेना चाहता हूँ आपके साथ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार उसमें से एक नंबर का क्वेश्चन निकल जाता है कि जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मैं एक समीकरण युग्म लिखता हूँ, ध्यान से देखना आप। ठीक है, कि पहला जो युग्म है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है। ठीक, और दूसरा जो समीकरण है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। ठीक, तो इस समीकरण के जो हैं वो एक हल भी हो सकता है, अपरिमित रूप से अनेक हल भी हो सकते हैं, और कोई हल नहीं ये भी हो सकता है। और ग्राफ खींचे तो ये एक बिंदु पे भी कट कर सकती है दोनों में। जैसे आपको पता ही है कि रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो सीधी रेखा आएगी, इसका ग्राफ तो ये और इसका ग्राफ ये, दोनों एक बिंदु पे कट करती है। अनेक हल होंगे तो उस केस में जैसे पहली लाइन का ग्राफ ये आ गया तो दूसरी का इसके ऊपर ऊपर आएगा, इसको बोलते हैं समपाती रेखा, समपाती रेखाएं। ये प्रतिच्छेद करती है, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक, और कोई हल नहीं मतलब किसी बिंदु पे नहीं काटेगी, समांतर जाएगी। ठीक, कहने का मतलब ये है कि ग्राफ जितने बिंदुओं पे काटेगा ना उतने ही हल है। अगर एक बिंदु पे काटता तो एक हल, यहाँ देखो अनंत बिंदुओं पे काटता तो अनंत हल है, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल है। और ये समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटती, कहीं नहीं काटती तो इसका कोई हल नहीं है। ठीक, अब देखिए कि कंडीशन क्या बनती है कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के साथ कंपेयर करते हैं। अगर शुरू में ही ये आपस में बराबर नहीं है तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही हल है, तीसरा चेक करने की ही ज़रूरत नहीं है। इसका क्या होगा, एक हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अब अगर a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, तो आपको तीसरा चेक करने की ज़रूरत है c1 बाई c2। अगर ये आपस में अगर ये बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। ठीक, तो अगर ये दोनों बराबर है तो अनेक हल। और बच्चे गलती क्या करते हैं कि अगर ये बराबर है तो उनको ये समांतर सा दिखता है और समांतर रेखाएं लिखाते हैं, लेकिन आपने ये सोचना है कि
अगर ये दोनों बराबर है तो अनेक हल कब आएंगे? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई समपाती रेखाएं हो ना, तभी आएगा ये। और कोई हल नहीं कब होता है? कि जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन तीसरा पक्ष जो है बराबर नहीं होता, c1/c2 बराबर नहीं होता, तो उस केस में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता, रेखाएं क्या आएगी? समांतर आएगी। तो इस पर किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। मुझे लगता है कि 1 नंबर का तो हर हालत में आएगा इसी चीज़ पे। तो अब देखिए कि जो चीज़ मैंने आपको डिस्कस करवाई है उसी के आधार पे सेकंड क्वेश्चन है। पहले मैं सेकंड लेता हूँ, उसके बाद फर्स्ट समझाऊंगा आपको। कि सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि ax+2y बराबर 2 और 8x+ay बराबर 4, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक, यानी यहाँ से इन दोनों से हम कर सकते हैं कि a/8 बराबर 2/4, तो a बराबर 2/4 गुणा 2/4 गुणा 8, 4 दूनी 8 तो दूनी 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक, तो इसमें अपन बताना है कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसका मतलब ये चीज़ होगी, इसका अगर ये है तो a बराबर 4 निकलेगा। ओके, बिल्कुल सिंपल सी बात, सिंपल सा समय, 2 में आया 1 में भी आ सकता है। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा कि वेरी गुड, कई बच्चे साथ के साथ कर भी रहे हैं। तो अब यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए कि जैसे समीकरण युग्मों को हल करने के लिए जो है हमारे पास अलग अलग विधियाँ हैं, कि प्रतिस्थापन विधि भी है और आपकी वज्र गुणन विधि भी है, विलोपन विधि भी है। तो ये 3 विधियाँ तो मैं आपको करवा दूँ, बाकी ग्राफ जो है वो भी एक बार देख लेना आप। ठीक है, ग्राफ की विधि से भी कई बार बड़ा क्वेश्चन निकाल देते हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल जो मेरी नज़र में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सैम्पल पेपर के आधार पे आया वो यही है। तो यहाँ पर देखिए कि x - y बराबर 2 और 4x + 7y बराबर 30, ये 2 समीकरण दे दिए, इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं कि जिस समीकरण से आपको वैल्यू आसान लगे वहाँ से वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दो। तो मुझे यहाँ से लग रहा है कि x बराबर 2 + y आसान लगा, तो ये उठा करके ये इसको समीकरण 1 का नाम दे दो, इसको समीकरण 2 का नाम दे दो। तो x बराबर 2 + y समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो क्या होगा? 4 गुणा x जहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ क्या प्रतिस्थापित करेंगे? 2 + y + 7y बराबर 30, 4 दूनी 8 + 4y + 7y बराबर 30, 4 और 7 11y बराबर 30 में से 8 गए 22, y बराबर 22/11 कितना आ गया? 2। y बराबर 2 समीकरण 3 में रख दो, x बराबर क्या आ जाएगा? 2 + 2 4 आ जाएगा। ठीक, तो y बराबर 2 और x बराबर 4। अब देखो इनका हम आंसर ललित कुमार का बिल्कुल सही है, और ये अग्निहोत्री अग्निहोत्री इन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। अब देखिएगा कि अब एग्ज़ाम में अगर ये आ जाता है आप सॉल्व कर देते हो तो आपको कैसे तसल्ली हो कि भाई हमारा क्वेश्चन आंसर जो ठीक है। या तो हम बुक में से कंपेयर कर लें, एग्ज़ाम में कोई बुक तो होती नहीं है आप आंसर कंपेयर कर लें, तो उसके लिए एक बेस्ट मेथड है कि x बराबर 4 और y बराबर 2 यहाँ रख के देखना, 4 में से 2 गए 2 आ गया ना, सही है। दूसरे में और तसल्ली कर लो, 4 चौके 16 और 7 दूनी 14, 16 + 14 30 आ गया। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सवाल आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब
ये देखिए आगे तीसरा क्वेश्चन कहता निम्नांकित द्विघात समीकरण का अद्वितीय हल वज्र गुणन विधि से द्विघात की वजह जो है ये रैखिक युग्म या निम्नांकित समीकरणों का या समीकरण युग्म का कहना चाहिए था, इसको मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिएगा कि ये आपका समीकरण युग्म दे रखा है और उसको वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो अब देखिएगा कि 2x प्लस वाई, ये 5 को लेफ्ट साइड में ले जाओ बराबर 0, ठीक। और 3x प्लस 2y 8 को भी लेफ्ट में ले जाओ बराबर 0, ठीक। अब एक आपने संख्या याद रखनी है 23 12। संख्या क्या है 23 12। अब 23 का मतलब है कि जो दूसरे पद है उनके गुणांक है। यहाँ पर देखो y इधर ये पहला पद ये दूसरा पद, दूसरे पद का गुणांक क्या है, ऊपर 1 नीचे 2, तीसरे पद तो ऐसे पद है ही, निशान समेत लेने हैं। और पहले पद के गुणांक 2 और 3, और फिर दूसरा यानी ये वाला रिपीट कर दो, ठीक। तो यहाँ से ये तो हो गया x, यहाँ लिख दो y और यहाँ लिख दो 1, ठीक। अब आपने क्या करना है कि इसके साथ गुणा, माइनस का निशान लगा के इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। देखो क्या करता हूँ मैं, ध्यान से देखना इसको। x बटे 1 की -8 के साथ गुणा -8 और 2 की -5 के साथ -10, लेकिन नीचे से ऊपर जाएगा तो एक माइनस और लग जाएगा, प्लस में 10। y बटे 5 3 15, माइनस का तो माइनस के 15 और 8 दूनी 16 यानी प्लस के 16, ओके, बराबर 1 बटे में 2 दूनी 4, 3 एकम 3, लेकिन नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए x बटे 2 बराबर y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, यानी 1 ही हो गया। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू, यानी x बटे 2 बराबर 1 तथा y बटे 1 बराबर 1। तो यहाँ से आ गया x बराबर 2 और y बराबर 1। तो ये इनके क्या आ गए, हल आ गए। अगर आप ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करके देखना चाहें तो देख लो, वैसे 2 दूनी 4 प्लस 1 5, प्लस के 5 माइनस के 5 क्या आ गया, 0 आ गया, बिल्कुल सही है, ओके। अब आगे जो है देखिए इस चैप्टर में 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। तो कहता है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर के हल कीजिए। पहले तो ये जो समीकरण युग्म दे रखा है उसको रैखिक समीकरणों में बदलना है पहले आपने, ठीक। उसके बाद उसको हल करना है। देखिए वैसे क्वेश्चन देखने में बड़ा सा लगता है, कहीं तो देख के भी 6 नंबर वाला है जी, और वो घबरा से जाते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई भी। अब देखो कैसे करते हैं। अब देखो ये x प्लस वाई है, ये भी x प्लस वाई, ये x माइनस वाई, ये भी x माइनस वाई। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, हो सकता है कल पेपर में दिख जाए आपको। तो अब देखिए कि ये 1/x प्लस वाई, देखो नीचे तो मैं 1 ले रहा हूँ, 1/x प्लस वाई को p पुट कर लेता हूँ मैं। इसी तरह से 1/x माइनस वाई को मैं q पुट कर लेता हूँ, ठीक। तो अगर इसको p पुट करेंगे 1 को, तो इसको पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण। पहला समीकरण किस में बदल जाएगा, 10p प्लस
2Q बराबर 4। और दूसरा समीकरण किसमें बदल जाएगा, 15P माइनस 5Q बराबर -2 में बदल जाएगा। इनको हम नाम देते हैं समीकरण 3 और समीकरण 4 का। इसको मैं विलोपन विधि से हल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको विधि भी दोहराई जाएगी। और विलोपन विधि में क्या करते हैं कि हम इनके गुणांक बराबर करते हैं। जैसे ये 10 है, ये 15 है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको 3 से गुणा करता हूँ, ये 30 हो जाएगा। इसको 2 से गुणा कर देता हूँ, ये भी 30 हो जाएगा। तो हम एक हिंदी में लाइन लिखेंगे कि समीकरण 3 को किससे गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तथा समीकरण 4 को 2 से गुणा करने पर। समीकरण 3 को 3 से और समीकरण 4 को 2 से गुणा करने पर। ये लिख देना, आपने ऐसे नहीं लिखना हिंदी में, जैसे मैंने बोला ऐसे लिखना है, ठीक। तो 30P प्लस 2 6Q, और इस साइड भी 3 से गुणा करनी है, कहीं भूल जाओ, 4 12। और अब देखो इधर सारे को 2 से गुणा करनी है, 15 दूनी 30P, और ये माइनस तो माइनस, -10Q बराबर -4। ओके। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर अब इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे तो नीचे वाले साइन चेंज, ये कट, 10 और 6 कितने हो गए, 16Q बराबर 16। तो Q बराबर आ गया 1। अब Q बराबर 1 समीकरण 3 में रख दो। 10P प्लस 2 गुणा 1 बराबर 4। 10P बराबर 4 में से 2 घटेंगे 2, P बराबर 1/5। अब देखो P बराबर 1/5 वापिस यहाँ रखो, 1/x प्लस वाई बराबर 1/5, और इधर Q की वैल्यू रख दो वापिस, 1/x माइनस वाई बराबर 1। तो क्योंकि अभी तो P और Q की वैल्यू निकली, वैल्यू किसकी निकालनी है अपन ने, x और y की निकालनी। तो x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। अब इनको समीकरण 4 तक तो नाम दे दिए, 5 और 6 दे दो, और फिर इनको क्या करना है, फिर से सॉल्व करना है आपने विलोपन विधि से। आसान से पड़ा है, तो सिर्फ जोड़ने पर क्या होगा, y से y कट जाएगा, 2x बराबर 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3। x बराबर 3 यहाँ किसी में पुट कर दो, तो y बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 3, तो y बराबर 2 आ जाएगा, ठीक। क्लियर। अब देखिए कि ये क्वेश्चन वैसे इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ में कल जैसे मैंने आप लोगों के व्यूज़ मांगे थे, उनमें आप लोगों की प्रॉब्लम्स भी थी, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि सभी स्टूडेंट्स की जो है प्रॉब्लम्स मैं दूर कर सकूं। तो अब आगे देखिएगा कि कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी कि वर्ड स्टेटमेंट वाले सम नहीं आते थे, लेकिन वर्ड स्टेटमेंट वालों में होता कुछ नहीं, जैसे ये कहते हैं ना, ऐसे कैसे आप करते चलो, बस कोई चक्कर नहीं है, सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो ललित कुमार, राहुल, तो विपिन, आप सभी का ये ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात, आप साथ के साथ एक्सरसाइज कर रहे हो। अब आगे देखिएगा कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो देखिए कि ये आयत है, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं x और चौड़ाई क्या मान लेते हैं y है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये वाला हो गया। अब जैसे कहते हैं ना, ऐसे ऐसे कंडीशन लगाते चलो। विनोद यादव कहते सर मैं आपकी वीडियो देख के 10वीं कक्षा के 300 स्टूडेंट पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छी बात है भाई। मेरा तो उद्देश्य यही है कि मैक्सिमम बच्चों को जो है शिक्षा मिले, ठीक है। तो
शिव तंवर हरियाणा बोर्ड के मांग रहे हैं। हरियाणा बोर्ड का बड़ा ज़बरदस्त मैं आपको वीडियो तैयार करके दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए कि आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस, और यहाँ कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई को 5 इकाई कम कर दो और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। चौड़ाई जो है वो 3 इकाई बढ़ा दो तो नई लंबाई नई चौड़ाई। तो ये कहता है कि क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल पहले कितना था, एक्स वाई, और 9 वर्ग इकाई इसमें से क्या हो गया, कम हो गया, तो घटा दिया, ठीक। देखो, लंबाई घटा दी, चौड़ाई बढ़ा दी, क्षेत्रफल क्या हो गया, 9 इकाई कम हो गया। जैसे इसने कहा ऐसे कैसे कर दिया मैंने। अब आगे देखो, दूसरी कंडीशन पढ़ लो कि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दिया। अब दोनों बढ़ा रहे हैं, लंबाई 3 इकाई बढ़ा दी यानी प्लस कर दी, चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो पहले कितना था, इतना, अब कितना हो गया, ये बस बन गए 2 समीकरण। इनको सॉल्व करते हैं, हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। देखो, अब एक्स वाई की टेंशन मत लेना, ये देखो ऐसे बड़े आसानी से उठ जाएगा। यहाँ पर एक्स की वाई के साथ गुणा, एक्स वाई, एक्स की 3 के साथ गुणा 3x, -5 की वाई के साथ गुणा -5y, -5 की 3 के साथ गुणा -15 बराबर एक्स वाई -9। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया क्योंकि एक्स वाई इधर जाके घट जाएगा, ठीक। तो यहाँ से 3x -5y और ये माइनस के 15 इधर जा करके प्लस के 15 हो जाए, प्लस के 15 और ये प्लस के 15 और माइनस के 9, ये हो जाएंगे 6। तो एक समीकरण तो ये आ गया आपके पास। इसी तरह से दूसरा समीकरण आ जाएगा कि x की y के साथ गुणा एक्स वाई, एक्स की 2 के साथ गुणा 2x, एक्स की 3 की y के साथ गुणा 3y, 3 की 2 के साथ गुणा 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 2x प्लस 3y बराबर ये 6 इधर जा करके घट जाएगा, क्या हो जाएगा 61। ये दूसरा समीकरण आ गया। अब तो देखो सीधा सम बन गया ना। तो अब इसके पास 3x है, ये 2x है, तो आप ऐसा करते हैं, इसको 2 से गुणा कर लेते हैं और इसको 3 से गुणा कर लेते हैं। इसको समीकरण 1 का नाम दे देना, इसको 2 का नाम दे देना, फिर हिंदी तो लिख दोगे कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करके तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करके घटाने पर, ठीक। तो अब कुछ स्टूडेंट स्टैटिक्स के बारे में पूछ रहे हैं। स्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी पीडीएफ में डाल दिए हैं। इसके अलावा एक फास्ट रिवीजन लेक्चर भी जो है मैंने इसका बना रखा है, ठीक है। तो आगे देखिएगा कि यहाँ 2 3 6x -5 10y बराबर 12, 3 के साथ करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 9y प्लस 60, 3 180, 3 183, ठीक। अब घटा देंगे, कट -19y बराबर माइनस का 171, y बराबर -171 बटे -19, माइनस से -19 निम्न 171, तो y बराबर आ जाता कितना, 9। y बराबर 9 जो है आप कहीं भी रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू आपकी आनी चाहिए इसकी 17। तो जैसे मैं यहाँ रख देता हूँ, 3x -5 गुणा 9 बराबर 6, 3x -45 बराबर 6, 3x बराबर 45 इधर जाएगा तो 51 और x बराबर 17, 51, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से इसके 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो है आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और कल एक स्टूडेंट की और भी डिमांड थी कि सर ये जो स्पीड वाले जो है वो सम हमें नहीं आते,
चाल वाले जो सम है वो नहीं आते, तो वो ऐसे दो सम मैंने जो है चौथे चैप्टर के अभी इंक्लूड किए हैं। तो मैं आप सभी को नॉलेज के लिए बता देता हूँ अभी कि आप जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और वो अगर अगले साल 11वीं कक्षा में मेडिकल या नॉन मेडिकल लेना चाहते हैं तो 11वीं कक्षा के फिजिक्स और मैथ का कंप्लीट कोर्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, ठीक। और आपको कहीं भी ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है। और कई स्टूडेंट इसलिए मेडिकल नॉन मेडिकल नहीं लेते कि उनके पास ट्यूशन वगैरह के कोचिंग के पैसे नहीं होते। तो मैं पहले आपको बेसिक करवाऊंगा, उसके बाद अगर हो सका तो मैं एडवांस भी करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक। तो आगे देखिएगा कि नेक्स्ट चैप्टर में अब आगे उठा रहा हूँ द्विघात समीकरण। अब देखिए जो छोटा क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल सिंपल होता है कि यहाँ आपको पहचानना 4 समीकरण दे रखे हैं, कौन सा द्विघात समीकरण इसमें से। तो यहाँ देखिए कि पहले में यहाँ एक्स स्क्वेयर है, यानी द्विघात समीकरण जो है वो किस रूप का होता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। तो ये तो देखिए ए एक्स स्क्वेयर है, लेकिन यहाँ पर रूट एक्स है, लेकिन होना चाहिए क्या सीधा एक्स, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। इसमें देखिए कि अगर एक्स से गुणा करूँगा तो ये एक्स स्क्वेयर हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन ये एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें देखिए कि एक्स स्क्वेयर नीचे वाला हटाएंगे तो एक्स स्क्वेयर से गुणा करनी पड़ेगी, ये एक्स पावर 4 हो गया, तो इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन जब इसको सोल्व करेंगे ना तो ये द्विघात समीकरण ही निकलेगा कि 2x स्क्वेयर माइनस 5x, इसका स्क्वेयर खोल दो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ठीक, कई बार बच्चे क्या है स्क्वेयर खोलते हैं ना 2 स्टेप लगा देते हैं, तीसरा है माइनस 2ab वाला भूल ही जाते हैं, भूलना नहीं है। तो 2x स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x, ये इधर आएगा 2x और माइनस 1, तो ये हो जाएगा कि बराबर 0। और ये हो गया आपका 2x स्क्वेयर माइनस 5 और 1 6x और 1 मिनट, चलो इसको थोड़ा साफ पेज पे करता हूँ। 2x स्क्वेयर माइनस 5x बराबर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वेयर, ठीक। कि 2x स्क्वेयर माइनस 5x बराबर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वेयर करेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ओके, 2x स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर इस साइड आएगा माइनस का माइनस 5x, ये 2x भी इधर ले आओ प्लस का 2x और ये 1 भी इधर ले आओ, ठीक। 2x स्क्वेयर में से एक एक्स स्क्वेयर कटेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो ये देखिए कि ये एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलो आगे देखिएगा कि अब आगे देखिए कि इसमें मूलों का गुणनफल आपको एक द्विघात समीकरण दे रखा है कि 3x स्क्वेयर माइनस 4x बराबर 0। अब देखो मूलों का योग ये होता है माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल ये होता है सी बाई ए। अब देखो सी तो यहाँ पर है ही नहीं, सी तो 0 है, इसका मतलब तो गुणनफल पूछ रखा, तो 0 बाई ए कितना है 3, तो 0 बाई 3 क्या हो गया 0, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो इसका जवाब आ जाएगा। अगर यहाँ मूलों का योग पूछता तो -4/3, ये माइनस तो फार्मूले का है,
ये माइनस ये वाला माइनस है, ठीक, बटे में ये वाला, तो 4/3, ठीक, कर लोगे। अब आगे भी आपके चाल वाले क्वेश्चन। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। देखिए कैसे करवाता हूँ आपको कि एक वो होता है कि सूत्र चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के देखें तो 1 घंटा अधिक समय लेते हैं, यानी समय की बात कर रहा है ये। तो यहाँ से समय का सूत्र निकालेंगे कि समय बराबर, समय इधर लेंगे, दूरी बटे चाल, ठीक, ये वाला लगाएंगे हम समय का, ठीक है। कि एक मोटर बोट जिसकी शिथिल जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक, कि बोट की चाल जो कितनी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि इधर धारा है x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, अगर इसी तरफ 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बोट जाती है, और कितने किलोमीटर, 24 किलोमीटर, और दूसरे केस में उल्टी जाती है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बोट की स्पीड है, धारा तो चेंज होगी नहीं। तो कहता है कि दूसरे केस में पहले के बजाय 1 घंटा अधिक समय लगेगा, ठीक। तो जब धारा के अनुकूल जब भी कोई चीज़ चलती है तो चाल जो जुड़ जाती है, क्योंकि जिधर पानी जा रहा है उधर बोट जा रही है, तो डब चाल तो जुड़ेगी। तो यहाँ पर पहले केस में जो चाल है वो कितनी है, 18 तो बोट की होगी, प्लस x जो है वो पानी की होगी, और दूसरे केस में 18 तो बोट की होगी लेकिन पानी उसको वापस ही ले जाएगा, यानी उसकी घटाएगा, तब चाल ये होगी। तो पहले केस में समय कितना लगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी 24, तो पहले केस में समय लगा 24 बटे 18 प्लस x, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल बराबर समय। दूसरे केस में दूरी तो वही है, चाल कितनी होगी ये, ठीक। तो दूसरे केस में समय लगाइए, पहले में लगाइए, तो कहता है कि दोनों का जो अंतर है वो कितना, 1 घंटा। तो दूसरे केस में ज़्यादा लगा तो इसका मतलब 24 बटे 18 माइनस एक्स बटे 24 बटे 18 प्लस एक्स, इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है। ध्यान रखना कि जो इसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी, बड़ी भिन्न में से छोटी भिन्न माइनस करनी है, ठीक। तो अब देखिए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 24 कॉमन लेंगे, 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स बराबर 1। तो यहाँ से 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स कॉमन लिया, तो 18 प्लस एक्स माइनस 18, ये माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, बराबर 1/24 इधर गुणा इस साइड बजा करके भाग हो जाएगा। तो ये 18 से 18 गया, 2x बराबर 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का लग जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/24। जब आर पार गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 48x, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 48x, सारे राइट में ले जाओ, प्लस में माइनस में 324 बराबर 0, ठीक। अब देखिए द्विघात समीकरण बन गया। अब 324 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि जिनको जोड़े तो प्लस के 48 आए, गुणा करे तो माइनस के 324 आए। तो अगर ऐसे सीधा ध्यान ना आए तो इसके लिए अपने पास क्या चीज़ होती है कि 324 को आपने कट करना है 162
2 पे 81, 3 पे 27, 3 में 27, 3 3 9। अब देखिए कि 3 3 9 30 27, 27 दूनी 54 और 6। ठीक है, इनका ऐसे कॉम्बिनेशन बना के देखो। 3 3 9 30 27 दूनी 54, 54 और 54 में से 6 माइनस करेंगे 48, तो ये आ जाएगा अपने पास 54 और 6 आ गया ना, एक्स स्क्र प्लस 54x माइनस 6x। 54 में से 6 घटाएंगे 48 बचेगा -324 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या करेंगे हम, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 54, इनमें से 6 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 54 बराबर 0। फिर x प्लस 54 कॉमन लेंगे, x माइनस 6 बराबर 0। तो इसका मतलब x बराबर -54 या x बराबर 6। अब देखो पानी की चाल नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसलिए हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो x बराबर 6 जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब इसी टाइप का एक और सम है, तो दोनों में क्या है कि पहले में तो यहाँ बोट एंड रिवर का था, तो आपको स्पीड का अंदाज़ा लगाना पड़ा, लेकिन यहाँ पर सीधा ये रेलगाड़ी का है। यहाँ पर दूरी आपको दे रखी है कितनी, 360 किलोमीटर। और पहले कहता है कि रेलगाड़ी की चाल कुछ है, कुछ नहीं दे रखी, तो इसका जो चाल है वो मैंने x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। अब ये कहता है कि अगर नई चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो नई चाल 5 से अधिक हो तो समय कितना लगेगा, 1 घंटा कम लगेगा। ठीक है, तो पहले समय कितना लगता है, दूरी बटे चाल। अब लगेगा दूरी बटे, नया समय कितना लगेगा, नई चाल। नए वाली चाल ज़्यादा तो समय कम ही लगेगा, ज़्यादा में से कम घटाते हैं बराबर 1 बचाते हैं। ठीक उसी तरह से 360 कॉमन लिया, 1/x माइनस 1/x प्लस 5 बराबर 1। ठीक, फिर 360 गुणा x इंटू एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 माइनस एक्स बराबर 1, x से x कैंसिल हो गया। ठीक, 360 की 5 से गुणा करी, कितना आ जाएगा, 1800 बटे एक्स के साथ एक्स स्क्र प्लस 5x बराबर 1। तो कहने का मतलब है कि एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। ठीक, तो ये द्विघात समीकरण बन गया, जिसके दो गुणनखंड बन जाएगा 45 और माइनस का 40। ठीक, तो वहाँ से आप इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x बराबर 40 और x बराबर माइनस के 45। तो अब चाल क्योंकि नेगेटिव में लेते नहीं, ये पॉजिटिव लेते हैं, तो x बराबर 40 जो इसका आंसर निकल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 अंकों का आया हुआ क्वेश्चन है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो, एक वर्ग तो मैं ये मान लेता हूँ, दूसरा वर्ग इससे छोटा मान लेता हूँ, इसकी भुजा मान लेते हैं x और इसकी भुजा कितनी y है। तो परिमापों का अंतर यानी इसका परिमाप हो गया 4x, इसका परिमाप हो गया 4y और दोनों का अंतर हो गया 24। तो 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x माइनस वाई बराबर 24, x माइनस वाई बराबर 4 इधर भाग होगा तो 6। ठीक, अब कहते हैं कि क्षेत्रफलों का योग, इसका क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, इसका भी भुजा गुणा भुजा, इनका योग एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र कितना 468। तो यहाँ से
मैं क्या करता हूँ कि x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x बराबर 6 प्लस वाई, वो 6 प्लस वाई मैं यहाँ रख देता हूँ। 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 6 का वर्ग 36, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2×6 = 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ठीक, अब वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया? 2 वाई स्क्वायर प्लस में 12 वाई। ठीक, और ये 468 इधर जा करके घटेगा तो ये बचेगा -432 बराबर 0। 2 फिर कॉमन लेने पर वाई स्क्वायर प्लस में 6 वाई -216 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण को हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो 216 के जैसे गुणनखंड बना के देखेंगे ना, तो इसके प्लस के 18 और माइनस के 12 ये दो गुणनखंड बन जाएंगे। फिर गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे तो y बराबर -18 और y बराबर 12 ये दो आ जाएंगे। अब माइनस में तो किसी वर्ग की भुजा हो नहीं सकती, तो क्या होगी? प्लस में ही होगी। ठीक, तो y बराबर 12 मैं यहाँ पर रखूँगा तो 12 और 6 18, तो x तो आ जाएगा 18 और y आ जाएगा 12। ठीक, तो आगे देखिएगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, जैसे एक संख्या x और दूसरी y है, तो इनके वर्गों का अंतर जो है वो कितना है? 180। अब सीधी सी बात है कि x बड़ा है और y छोटा है, तो कहता है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक, तो वाई स्क्वायर बराबर 8x यहाँ रख दो। 1/2 से एक्स स्क्वायर -8x बराबर 180 है, तो एक्स स्क्वायर -8x - 180 बराबर 0। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर आपको क्या मिल गया? एक द्विघात समीकरण मिल गया। तो द्विघात समीकरण है तो इसको हम हल कर सकते हैं आसानी से। कैसे? कि एक्स स्क्वायर -10x -18x प्लस में 10x, 18 में 180 होता है, -180 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लिया, x -18, यहाँ से फिर हम 10 कॉमन लेंगे, x -18 बराबर 0। तो x -18 इंटू एक्स प्लस 10 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 18 या x बराबर -10। अब देखो कि मैं अगर x बराबर -10 लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर -10 रखूँगा तो वाई स्क्वायर बराबर -80। अब किसी संख्या का स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता। ठीक है, किसी वास्तविक संख्या का वर्ग जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। तो x बराबर क्या लेंगे? 18। x बराबर 18 लेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणा 18 144। वाई स्क्वायर बराबर 144, तो वाई बराबर 144 का वर्गमूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? +-12। तो x बराबर 18 वाई बराबर 12 या x बराबर 18 वाई बराबर -12, ये उत्तर आएंगे इसके। ठीक है, दिनेश कुमार बिल्कुल सही आंसर आपका।
आगे देखिए कि 7th क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। आज रहमान मान लीजिए कि x साल का है, 3 वर्ष पूर्व ये x - 3 साल का था, इसका व्युत्क्रम ये हो गया। अब आज x साल का, 5 साल बाद में ये 5 साल बड़ा हो जाएगा, 5 जोड़ दो, ठीक, और उसका व्युत्क्रम ये हो गया। अब इन दोनों व्युत्क्रमों का जोड़ कितना है, 1/3, ठीक। अब इनका एलसीएम लेकर के द्विघात समीकरण बना लेना। मैं बता देता हूँ कि x² - 4x -21 बराबर 0, ये इसका द्विघात समीकरण आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर 7 और या फिर -3 ये आएंगे। माइनस में एज हो नहीं सकती, इसलिए इसको छोड़ दो। x बराबर 7 जो इसकी एज आ जाएगी, ठीक। अब इसी तरह से जो है एक लास्ट में क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझे इसको, कि किसी आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है और उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। चलो जी, कहता उसके अनुसार आयत बना लो एक, ठीक। और छोटी भुजा x और बड़ी भुजा x से 30 मीटर अधिक है, कहता है ना, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो ये x + 30 और विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, ठीक। अब देखो, क्योंकि ये क्या है, आयताकार मैदान है, तो इसमें पाइथागोरस लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जैसे ये वर्ग खोलोगे तो यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, x² - 60x - 2700 बराबर 0, और इसको जब सोल्व करोगे तो x बराबर 90 आपकी वैल्यू आनी चाहिए। तो ये 90 आ गया, तो ये कितनी हो जाएगी, 90 + 30 120 आ जाएगी, ठीक है। तो ये थे आपके चौथे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ओके। तो इसी तरह से जो है आप 5वें चैप्टर में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्लियर। तो अगर मैं 5th चैप्टर की बात करूँ तो जस्ट अभी 10 मिनट में मैं आपको 5th चैप्टर अभी कंप्लीट करवा देता हूँ। कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का सारांतर 5 है तो a18 - a13 क्या होगा, कि a18 - a13 कहने का मतलब है कि a + 17d - a + 12d, यानी a + 17d - a - 12d। ये माइनस अंदर जाएगा, निशान पढ़ लेते हैं, a से a कट गया, 17d में से 12d गया 5d। अब ये कहता है कि सारा अंतर 5, यानी d बराबर कितना दे रखा, 5, तो 5 × 5 कितना हो गया, 25 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ये देखने में ऐसा लगता है अजीब सा क्वेश्चन, लेकिन इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n - 1 है तो उसका 7वां पद ज्ञात करो। कि nवां पद क्या है, 2n - 1, तो 7वां पद यानी n की जगह 7 रख दो, 2 × 7 - 1 कितना आ गया, 14 में से 1 13, बस ये 16 हो गया, ठीक। आगे देखिएगा कि थर्ड क्वेश्चन, कि समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद 10 7 4 का 30वां पद, तो n बराबर देती है आपको 30, पहला पद है 10, सारा अंतर देखो आगे घटता जा रहा था, सारा अंतर माइनस में आता है, ठीक। तो 30वां पद
30वां पद क्या होता है, ए प्लस 30 में से 1 माइनस कर दो 29d, तो ए कितना 10 प्लस 29 गुणा डी कितना -3। ठीक, तो 10 29 को 3 से गुणा करेंगे माइनस का 87, और -87 प्लस 10 माइनस का 77। तो सी ऑप्शन जो इसका सही ऑप्शन, सही आंसर आ जाएगा। ठीक, दिनेश कुमार का बिल्कुल सही है। आगे नेक्स्ट देखिएगा कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 हैं। यानी आपको दूसरा पद दे दिया 14 और तीसरा पद दे दिया 18। ठीक है, और 51 पदों का योग आपसे पूछ लिया है, क्या होगा। ठीक, तो देखो इसमें पूरे चैप्टर में फार्मूले यही लगने हैं कि एक तो अनवा पद ए प्लस एन में से 1 कम गुणा डी, अनवा पद का तो ये सूत्र है, और एस एन का सूत्र है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर अंतिम पद दे रखा तो एस एन बराबर n/2 इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद, यही सूत्र है, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, तो अब देखो कि यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ कि a2 बराबर a प्लस 2 में से 1 गए 1d, और तीसरा पद है तो a प्लस 3 में से 1 है 2d बराबर 18। ठीक, तो अब ये दो सरल समीकरण बन गए, इनको घटाना है, आपने अलग लिख के घटाना है। माइनस करेंगे तो ए से कट हो जाएगा, -d बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 4। d इज इक्वल टू 4 अगर मैं यहाँ रखूँ तो a बराबर कितना आ जाएगा 10, क्योंकि 4 रखेंगे 4 इधर घट जाएगा, तो a बराबर आ गया कितना 10, a बराबर 10 और d बराबर 4 आ गया। अब देखो कि 51 पदों का जोड़ n/2 यानी 51/2 गुणा में 2a यानी 2 गुणा 10 प्लस n-1 50, 51 माइनस 1 50 गुणा d कितना 4, तो 51/2 गुणा में 20 प्लस 200 यानी 51/2 गुणा में 220, 110 आ जाएगा। कटने के बाद 51 को 110 से जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5610, ये आ जाएगा आपका 51 पदों का योग। ठीक, तो इस टाइप के कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको दे देंगे कि 20वां पद इतना है तो a 20 बराबर a प्लस 19d करके आपका एक समीकरण बन जाएगा, और 30वां पद दे देंगे कि a प्लस 29d करके आपका दूसरा समीकरण बन जाएगा। यहाँ से a और d निकाल लो, फिर आपको पूछ लेंगे कि इसका 60वां पद कौन सा होगा। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में हैं, तो एक तो एग्जाम्पल्स वगैरह और देख लेना इसके। अब ये देखिए कि ये एनसीईआरटी बुक का एक एग्जाम्पल है, कहता है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब है, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब है, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब है, तो अंतिम पंक्ति इस तरह से चलती जा रही है, अंतिम में कितने 5 हैं, तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, कुल पंक्तियां कितनी हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिए कि ए तो कितना है 23, डी घटते जा रहे हैं तो माइनस में जाएगा, 21 में से 23 घटेंगे माइनस का 2, और एनवा पद कितना है 5, तो हम ये कहेंगे कि ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू
डी, यानी 5 बराबर 23 प्लस n माइनस 1 गुना डी कितना माइनस का 2। तो ये 23 इधर जाएंगे तो माइनस के 18 बराबर माइनस 2n प्लस के 2। ठीक, तो यहाँ पर ये 2 और इधर जाएंगे तो माइनस के 20 बराबर माइनस 2n, तो माइनस से माइनस कैंसिल, n बराबर कितना आ जाएगा 10। ठीक, तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें कुल कितनी पंक्तियां हैं, यानी आपसे n पूछा गया है। अगर ये पूछे कि कुल कितने गुलाब के पौधे हैं तो इन सभी का योग करना पड़ेगा, फिर आसन का सूत्र लगेगा। ओके, तो इसी के साथ जो आपके 5 चैप्टर मैंने अभी रिवाइज करवा दिए हैं, और अब जो क्वेश्चंस आपने ज़रूर करके जाने हैं, वो आपका 14वां चैप्टर और 15वां चैप्टर, इनका जो फास्ट रिवीजन लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें डिस्कस कर रखे हैं, और अभी ताज़ा ही लेक्चर बनाए हैं। तो उसमें आपको माध्य माध्यक बहुलक की सारी ट्रिक्स जो है बहुत अच्छी तरह से करवा रखी है। 15वें में जो है आपको ताश के पत्तों का जो है बारे में अच्छी से जानकारी दे दी। ओके, और इसके अलावा जो है आपका 11वां चैप्टर जो रचनाएं बनानी भी जो है मैंने आपको सिखा रखी है। उसका लिंक भी, जैसे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन सभी के लिंक जैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग ख़त्म होएगी मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो आपको ये सारा आपका NCERT बेस्ड ही है, जिसको आपने देखना चाहो देख सकते हो वहाँ से। ठीक है, तो इसके अलावा जो है हम अभी 6 चैप्टर के जो कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कर लेते हैं। अब देखिए कि छठे चैप्टर में क्या है कि एक तो ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद होती है कि भुजाओं का अनुपात दे करके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ लेते हैं कि भुजाओं का जो अनुपात है समरूप त्रिभुजों में अगर 2:3 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात अगर पूछना है तो इनका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। और अगर उल्टा दे रखा आपको, क्षेत्रफलों का दे रखा, मान लिया कि 16:25 दे दिया और भुजाओं का पूछ लिया, तो भुजाओं में इसका क्या कर देते हैं, रूट कर देते हैं। ठीक, 4:5। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ 2:3 दे रखा है, क्षेत्रफलों का पूछ रखा है, तो क्षेत्रफल में क्या करना होता है, स्क्वायर। देखो भुजाएं छोटा नाम है, क्षेत्रफल बड़ा। किसी चीज़ को बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, रट्टा लगाने की टेक्निक है। और इसी तरह से क्षेत्रफल दे दिया, भुजाएं पूछ ली, तो बड़े से छोटा बनाना, तो वर्गमूल करेंगे तभी छोटा बनेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो मौजूद है। यहाँ पर ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज दोनों समरूप दे रखे हैं, और ये वाला कौन पूछ लिया आपसे कितना है। तो जैसे समरूप दे रखा है तो ये देखो यहाँ डी है, यहाँ बी है, तो डी कोण बी का बराबर होएगा समरूप में, तो ये 70 डिग्री का हो जाएगा। और ये 125 है तो ये 55 बच गया, क्योंकि 125 और 55 180 सरल कोण है। और इन तीनों का जोड़ 180 है, तो 55 और 55 110 और 70 180, तो ये भी क्या आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो इसको आप सोल्व कर लेना। अब ये देखिए 2 नंबर में छोटा सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये कहता है कि अगर ये भुजा इसके समांतर है तो सिद्ध करना है कि पी ओ क्यू समरूप है SOR की। अब देखो कि अगर ये दोनों समांतर है तो कोण P कोण S के बराबर होगा,
क्यों? क्योंकि एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, ये कोण इसके बराबर होगा। कोण, इसको मैं नाम देता हूँ पी ओ क्यू। कोण पी ओ क्यू बराबर कोण एस ओ आर, एकांतर अंतः कोण। ठीक, तो दो कोण बराबर हो गए, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो गया। तो कोण कोण समरूपता नियम से जो त्रिभुज पी ओ क्यू एस ओ आर के बराबर समरूप होगी। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर कुछ थ्योरम्स हैं जो 6 नंबर में आ सकती है। एक तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है। एक पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक, और एक है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये तीनों थ्योरम्स अच्छी तरह से कर लेना। इसके अलावा दो क्वेश्चंस और हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर में दो अंक का दे रखे हैं, लेकिन मोस्टली ये 5 अंक का क्वेश्चन बनता है। ओके, जस्ट एक मिनट ब्रेक लेना पड़ेगा। अब देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक ही चित्र दे रखा है और इसमें एक तो ए बी सी समकोण त्रिभुज दे रखी है और बी एल तथा सी एम इसकी माध्यिका है। माध्यिका क्या करती है कि सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में काट देती है कि जितना सी एल है इतना ही ए एल है। उसी तरह से ये वाली माध्यिका क्या करेगी, जितना ए एम है उतना ही बी एम है। ओके, तो इस केस में आपने ये शो करना है कि बी एल का स्क्वायर यानी बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर बराबर 5 बी सी का स्क्वायर। तो पहले तो आप क्या करोगे कि ये जो बड़े वाले त्रिभुज है ना ए बी सी, इस पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर अब देखो कि पहले बड़ी त्रिभुज के ऊपर पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ए बी एल पे, इस पे जो खड़ी त्रिभुज है छोटे वाली त्रिभुज ए बी एल में लगा दो। ए बी एल में से क्या करेंगे, बी एल का स्क्वायर निकालेंगे। बी एल स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर। ठीक, अब ए एल क्या है, ए सी का आता है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी के आधे का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाई 4। ये किसके बराबर चलता रहा है, बी एल के स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि इसको दोनों तरफ 4 से गुणा कर देंगे ताकि 4 खत्म हो जाएंगे। 4 बी एल स्क्वायर बराबर 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक, इसको मैं कह देता हूँ समीकरण 2। तो क्या किया मैंने, सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूँ। पहले बड़ी पे लगा दी, फिर इस पे खड़ी पे लगा दी, अब इस पे नीचे वाले पे लगा दूंगा। ठीक, तो अब देखिए कि त्रिभुज सी एम ए से, सी एम ए में क्या हो जाएगा कि
क्योंकि यहाँ सी एम स्क्वायर चाहिए ना आपको। सी एम स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ओके, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए एम क्या हो जाएगा, ए बी का आधा हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई 4 सी एम स्क्वायर। तो दोनों तरफ 4 से गुणा कर दो, 4 सी एम स्क्वायर बराबर 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक, इसको लिख दो आप समीकरण 3। ओके, अब 2 और 3 को जब आप जोड़ोगे, ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 2 और 3 को जोड़ने पर, 2 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो 4 बी एल स्क्वायर प्लस 4 सी एम स्क्वायर, 4 4 कॉमन आ जाएगा, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, और इधर से आएगा 4 ए बी स्क्वायर, और एक ए बी स्क्वायर हो जाएगा 5 ए बी स्क्वायर, और एक ए सी स्क्वायर ये 4 ए सी स्क्वायर ये 5 ए सी स्क्वायर, 5 फिर कॉमन आ जाएगा, 5 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या होता है, बी सी, 5 बी सी स्क्वायर। ठीक, तो कोई मुश्किल नहीं है ये। पहले बड़ी त्रिभुज में पाइथागोरस लगा दो, फिर इसमें खड़ी में लगा दो, फिर इसमें लगा दो, माध्यिका का हिसाब कर दो। ठीक है, यानी ए एल नहीं रखना, ए सी का आधा करना है, ए एम नहीं रखना, ए बी का आधा करना है। ठीक, फिर 4 4 से गुणा करके जोड़ दो, सीधा उत्तर आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? ये आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 163 पर तीसरा उदाहरण है ये। ओके, और लास्ट में एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ मैं कि यहाँ पर आपको दे रखा है कि पी एस बाई एस क्यू, यानी पी एस बाई एस क्यू बराबर पी टी बाई टी आर। ठीक, तो आपने सिद्ध करना है कि पी एस टी यानी ये वाला कोण पी आर क्यू के बराबर होता है। ठीक, इसके बराबर आपने सिद्ध करना है। ओह सॉरी, कि ये चीज़ आपको गिवन है कि ये कोण इसके बराबर गिवन है, तो सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कोई बात नहीं, सिद्ध कर देते कि जब आपको ये दे दिया कि पी एस बाई एस क्यू बराबर पी टी बाई टी आर, अगर ये चीज़ दे दी तो इसका मतलब एस टी जो है वो क्यू आर के समांतर है। ठीक, समझ गए बात को, कि अगर ये भुजाएं समानुपाती है तो इसका मतलब ये इसके समांतर हैं, बीपीटी का विलोम है ये। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, तो इसको नाम पी एस टी दे रखा हमने। कोण पी एस टी जो है वो किसके बराबर होगा, कोण पी क्यू आर के बराबर। क्यों? क्योंकि संगत कोण है। और इधर पी एस टी किसके बराबर, पी आर क्यू के बराबर, ये आपको दिया है। ठीक, अब देखो कि ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर, और अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, तो प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ जो आपके 6 चैप्टर रिवाइज हो गए हैं। ठीक, बाकी बच गया आपका 7th 8th 9th और तो जितने भी चैप्टर बचे हैं इनके फास्ट रिवीजन लेक्चर का जो है मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है, या फिर आप एक बार अपना कमेंट करके बताएं कि लाइव क्लास जारी रखें या
आप अपने आप रिवाइज कर लोगे, जैसा आप कहोगे ऐसे हम कर लेंगे। चैप्टर 8 का रिवाइज करवाएं। कंटिन्यू। चलो ठीक है, अगर आप लोगों की यही मर्ज़ी है तो हम एक बार जारी रखते हैं। अब देखिए यहाँ निर्देशांक ज्यामिति का जो है ये आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैं लिंक शेयर कर दूँगा, ये तो आप कर लेना, ठीक है। तो इसमें जो त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो जिसमें के आता है ना, के की वैल्यू वाले, ये जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बहुत अच्छी तरह से कर लो, ठीक है। आदित्य पटेल चैप्टर 14 मांग रहे हैं। चैप्टर 14 का जो है मैं आपको अभी इसी लाइव स्ट्रीमिंग के बाद आपको इसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, ठीक है। तो चलो मैं एक काम कर लेता हूँ कि जो भी मैंने फर्स्ट रिवीजन लेक्चर आपको दिया है इसको मॉर्निंग तक मैं सॉल्व कर देता हूँ 6 चैप्टर के बाद का, और उसका सॉल्व जैसे 6 चैप्टर तक तो मैंने आपको करवा ही दिया है, उसके बाद जैसे जितना भी ये अनसॉल्व क्वेश्चन है उसका मैं आपको सॉल्यूशन दे के और कल कम्युनिटी टैग के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन दे देता हूँ, ठीक है। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, ईश्वर करे आपके बहुत अच्छे अंक आए, और जो है परीक्षा में बैठने से पहले बिल्कुल डर भय नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लाइट खाना खाएं, ज़्यादा हैवी मत खाएं, ओके। और जब आप 11वीं कक्षा में होंगे तो मैं आपके बिल्कुल साथ रहूँगा, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।